आज की इस क्लास में हम जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण का एक पॉइंट हमने आपको बता दिया है। आज की इस क्लास में हम जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के एक दूसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का, जैन और बौद्ध धर्म के विकास का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्या था? नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। अब हम इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, कैसे नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार, कैसे नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बना। यदि हम बात करें मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की, तो इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या क्या आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी बिहार, पूर्वोत्तर भारत। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या क्या आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी बिहार, पूर्वोत्तर भारत। ये जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती थी और यहाँ पे बड़े पैमाने पर हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं। लेकिन जब लोगों ने लोहे के इस्तेमाल को करना सीख लिया, लेकिन जब लोगों को लोहे के इस्तेमाल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, यानी जब लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए, तो यहाँ की घने जंगलों की सफाई को बल मिला। यानी बड़े पैमाने पर घने जंगलों की सफाई शुरू हुई। अब जब घने जंगलों की सफाई शुरू हुई तो यहाँ का यानी मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र के विस्तार को बल मिला। जब लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए, जान गए, तो यहाँ के घने जंगलों की सफाई को बल मिला। यानी बड़े पैमाने पर यहाँ के घने जंगलों की सफाई शुरू हुई। और जब मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर घने जंगलों की सफाई शुरू हुई, तो इससे इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के कृषि विस्तार को बल मिला। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। जब इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ईसा पूर्व 600 के अंत में इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 600 के अंत में यहाँ पे हमें बड़े पैमाने पर बस्तियों का विकास देखने को मिलता है। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें बड़े पैमाने पर बस्तियों का विकास देखने को मिलता है। और इसके पीछे कारण क्या है? लोहे का इस्तेमाल। लोगों के द्वारा लोहे का इस्तेमाल करने के कारण हमें इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 600 के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियों का विकास देखने को मिलता है। क्योंकि इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा है लगभग 100 सेंटीमीटर हो रही है, तो ये जो कृषि के लिए क्या है? अनुकूल है। और एक पॉइंट यहाँ पे हम देखें, जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र को लेकर के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट है यूपीएससी स्टेट इस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। पहला ये कि मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के प्रारंभिक समय के कई उपकरण नष्ट हो गए। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो क्या है? मिट्टी के नम प्रकृति होने के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहां की जो मिट्टी है उसकी मिट्टी के नम प्रकृति होने के कारण, यानी मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो क्या है? मिट्टी के नम प्रकृति होने के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के मिट्टी के नम प्रकृति होने के कारण यहाँ के प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण क्या है? नष्ट हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट
मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें मैदानी क्षेत्र में हमें ईसा पूर्व 600 से 500 के आसपास मिली हुई परतों में बड़ी संख्या में कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में ईसा पूर्व 600 से 500 के आसपास मिली हुई परतों से बड़ी संख्या में कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं। आप इसको अपनी दिमाग में आप इसे सही तरीके से बैठा लें, क्योंकि ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे, क्योंकि पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे नई कृषि अर्थव्यवस्था के विकास ने नई कृषि अर्थव्यवस्था के विकास या विस्तार के कारण कैसे जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो नई कृषि अर्थव्यवस्था है, ये जो नई कृषि अर्थव्यवस्था थी ये हल पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया कि राजा लोग ही कृषि करते थे, और आपको हमने बताया कि जो बलराम है उनको हल धारक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है जो कृषि है, नई कृषि अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? हल पर आधारित थी। तो जो नई कृषि अर्थव्यवस्था थी वो हल पर आधारित थी। हल पर आधारित होने के कारण हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत थी। नई कृषि अर्थव्यवस्था के हल पर आधारित होने के कारण हमें बड़े पैमाने पर बैलों की जरूरत थी। लेकिन आपको उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या समस्या देखने को मिलती है? उत्तर वैदिक काल में जो समस्या आपको देखने को मिलती है, क्या समस्या देखने को मिलती है कि वैदिक प्रथा, उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक प्रथा थी, वैदिक प्रथा में जो बलिदान था, वैदिक प्रथा में जो बलिदान क्या होता है, हमने आपको इसके पहले क्लास में सही तरीके से आपको बता दिया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। जो उत्तर वैदिक काल में जो बलिदान था, देवताओं को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया था। उत्तर वैदिक काल में बलिदान देवताओं को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया था। और इस बलिदान में जो बलि दी जाती थी बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या, और इसमें गायों को भी बलि दी जाती थी। इस बलिदान प्रथा में जो देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका था उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे हमें बड़े पैमानों की, इस बलि में हमें बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इस बलिदान में गायों की भी हत्या देखने को मिलती है। तो जब इस बलिदान में बैलों की बड़ी पैमाने पर हत्या की गई, इस बलिदान प्रथा में जब आपको बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है, तो इससे बैलों की संख्या में कमी आई। और जब बैलों की संख्या में कमी आई तो इससे कृषि क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो नई कृषि अर्थव्यवस्था थी वो हल पर आधारित थी। हल पर आधारित होने के कारण हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत थी, लेकिन बैलों की संख्या में हमें कमी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमें बैलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। कमी क्यों है? इस बलिदान प्रथा के कारण हमें बैलों की बड़ी संख्या में हमें कमी देखने को मिलती है। एक पॉइंट अभी हमने आपको बताया था कि इस लोहे के इस्तेमाल से घने जंगलों की सफाई को बल मिला, और जब घने जंगलों की सफाई को बल मिला तो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो कृषि के क्षेत्र का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। एक तरफ तो लोहे के उपयोग के कारण कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो उस कृषि के क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर बैल की जरूरत है। उसकी जुताई करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर बैलों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो नई कृषि अर्थव्यवस्था है वो हल पर आधारित है। लेकिन समस्या क्या है? हमें बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। इस कारण से
इस कारण से इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। इस कारण से इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना क्या था? आवश्यक हो गया था। इस कारण से इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रही है, दो चीजें पैरेलल आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ तो लोहे के उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, और उस कृषि क्षेत्र के विस्तार होने के कारण हमें बड़े पैमाने पर बैलों की जरूरत है। लेकिन उसी समय हमें क्या देखने को मिल रहा है कि समाज में एक समस्या क्या दिख रही है? समस्या ये दिख रही है कि जो वैदिक प्रथा के कारण बलिदान में बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या देखने को मिल रही है, और इस बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या के कारण हमें बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। एक तरफ जहां हमें बड़े पैमाने पर बैलों की जरूरत है, वहीं हमें दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है कि बैलों की संख्या में हमें कमी देखने को मिल रही है। इस कारण से हमें पशु बलि को रोकना क्या था? हो गया था? आवश्यक हो गया था। एक पॉइंट और यहाँ पे ये जो अवैदिक कबीले क्या होता है? जो यहाँ के मूल निवासी थे, अवैदिक कबीले जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के वैदिक काल के जो मूल निवासी यहाँ के थे, उनको हम अवैदिक कबीले के रूप में जानते हैं। तो ये अवैदिक कबीले के जो लोग थे, अवैदिक कबीले के लोगों के द्वारा अपने भोजन के लिए पशु की हत्या की जाती थी। इस अवैदिक कबीले के लोगों के द्वारा भी पशु की हत्या की जाती थी। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। इस अवैदिक कबीले के द्वारा अपने भोजन के लिए पशु की हत्या की जाती थी। तो ये भी एक कारण बना बैलों की संख्या में कमी होने का। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।